स्वागत है आप सभी का दस्तखत दमदार ट्रेड में। ये कार्यक्रम आप मेरे और श्रेया के साथ देखेंगे और आप सभी को जो कि इस वक्त ताज़ा तरीन जुड़े हैं कार्यक्रम में, बाज़ार से अब जुड़े हैं, तो एक बार फिर से आप सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं। और कल धनतेरस, उसके बाद परसों छोटी दीपावली और सोमवार को दीपावली। और मार्केट्स की ये तेज़ी मेरे ख्याल से इस पर्व को और थोड़ा इसके हर्षोल्लास को बढ़ा रही है। निफ्टी इज़ एट ऑलमोस्ट एट डे हाई। निफ्टी बैंक इज़ डूइंग वेल और निफ्टी आईटी में विप्रो और इन्फोसिस के नंबर्स ने जो चीज़ें हैं वो आज थोड़ी सी गड़बड़ा दी हैं। बाकी याद रखिएगा, चाहे वो आईटी हो, विप्रो, इन्फोसिस, देन आपका कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, मिड कैप आईटी में सब कोलैप्स हो रहे हैं। ग्लोबल हैंडओवर अच्छा नहीं था आज, तो ये दो चीज़ें हमें बैकफुट पे लेके आई हैं। अदरवाइज निफ्टी इज़ ट्राइंग हार्ड टू क्रॉस यस्टरडेज हाई, पिछले दिन के स्विंग हाई को काटने के पूरे प्रयास करते हुए। श्रेया। बिल्कुल, तो फिलहाल ये इस वक्त का अपडेट मार्केट को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और दस के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ हैं पिछले शो से मानस जी और आशीष बहिती जी, और अब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमोल अठावले जी और आशीष कयाल जी। स्वागत है आप सभी का इस शो में। अमोल अठावले जी, गुड मॉर्निंग। पहले आप बताइए इस वक्त के दो ट्रेड्स क्या हैं आपके? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। स्टील अथॉरिटी के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 131 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 138 140 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 128 का। एक करेक्शन पूरा करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो सेल में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा कॉन्ट्राबेट लेना चाहूंगा। जुबिलियंट फूड एक करेक्शन खत्म करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक 599 के आसपास है। 635 640 पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 585 का। ओके, तो ये ट्रेड्स हुए। अब चलते हैं आशीष कयाल जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में बहुत ही जबरदस्त मूव आता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन भी, और कल के दिन से ही मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर बरकरार है। तो ओवरऑल जो रुझान कल्याण ज्वेलर्स पे लग रहा है वो बाय साइड का ही है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में एक और चीज है कि ये स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न जो है वो ब्रेक किया है, अपने 20 डीएमए से भी बाउंस बैक शार्पली किया, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी होगी। टारगेट ऊपर में 525 का है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 480 लेवल्स का। और दूसरा जो स्टॉक है वो प्रेस्टीज एस्टेट में है। हम देख सकते हैं कि क्लियरली जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है बाजार में, अभी वापस से प्रेस्टीज एस्टेट, रियल एस्टेट स्टॉक्स, उसमें बाइंग आती हुई इमर्ज हो रही है। तो प्रेस्टीज एस्टेट पे बाई की राय होगी। अपने अपर डेली बॉलिंगर बैंड्स को भी ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर नीचे में लगाना होगा 480 का, 1655 का, और टारगेट है 1805 का। कल्याण ज्वेलर्स और प्रेस्टीज स्टेट्स, ये दो पिक्स हो गई आशीष कयाल जी के। और शानदार रैली कल रियल्टी स्पेस में हमने देखी थी। ओबरॉय रियल्टी के नतीजों के बाद वहां पर मूव था, तो रियल्टी स्पेस में मोमेंटम इंटैक्ट है। आशीष बहिती जी, आपके दो पिक्स इस वक्त के? जी श्रेया जी, पहला जो पिक रहेगा वो BEL में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ और ऑलरेडी HAL हमने डिस्कस किया, और ओवरऑल डिफेंस पूरे पैक में मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है। तो 410 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 430 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 430 और इनफैक्ट 435 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो रिपीट रहेगा, वो है नेशनल एल्यूमिनियम। हमें लग रहा है कि अब इन लेवल्स पे भी फ्रेश लॉन्ग लिया जा सकता है। जिनके पास लॉन्ग है वो सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, ऊपर ले आए। 227 के पास अब स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में हमें लगता है इसमें 235 और 239 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, नाल को आपकी बाय कॉल। मानस, आपके दो ट्रेड्स? तो देखिए, पहले तो HAL पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट तो ऑलरेडी हमने देखा है। करीब 3-4 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो HAL में खरीदारी करेंगे। 4889 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5075 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। और जो दूसरा स्टॉक है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज का। देखिए, इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया है पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन आज गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो यहाँ पर खरीदारी बनती है। 2189 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2290 तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारे 4 विशेषज्ञों की 8 कॉल्स आपकी स्क्रीन पे थी। निफ्टी ऑलमोस्ट ट्राइंग हार्ड टू क्रॉस यस्टरडेज हाई, कल के हाई को क्रॉस करने की पूरी तैयारी करता हुआ। चलिए, इन्हीं प्रयासों के बीच में, इसी हर्षोल्लास के माहौल के बीच में, अब आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे फोकस करते हैं। ये दीपावली रोशनी वाली। आज इस क्रम में हमारे साथ श्री विकास खेमानी, फाउंडर कार्डियन एसेट्स मैनेजमेंट के बाद जुड़ चुके हैं।
विकास जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार के लिए, आपके क्लाइंट बेस के लिए, आपके लिए बहुत शुभ मंगलमय दीपावली हो। और ये बाज़ार इस दीपावली को सेलिब्रेट कर रहा है। शानदार मूव, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग। अब हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से अपनी पैरिटी या फिर तेज़ी जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। विकास जी, एक जिस नोट पे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, ये गुजरता हुआ अर्निंग सीज़न आपको लग कैसा रहा है? क्या सेंस मिल रहा है? क्या ये अर्निंग सीज़न वैसा है जो यहाँ से और तेज़ी जनरेट करके दे सकता है बाजार को? विकास जी। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आने वाला साल सबके लिए शुभ मंगल हो, शुभकारक हो। जहां तक इसकी बात है मार्केट्स की और अर्निंग सीजन की, ये हम काफी समय से कह रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से कह रहे हैं। स्पेशली जब से टैरिफ की कंसर्न चालू हुई तब से हम कह रहे हैं कि हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी ठीक लग रही है। आने वाले समय में सेकेंड हाफ ऑफ ये फाइनेंशियल है, इसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी अच्छी होंगी। जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसकी भी अर्निंग्स अच्छी होगी। इसका कारण हमारा ये कहने का है क्योंकि पिछले साल जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी थोड़ी स्लो डाउन हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण था पिछले जो आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने हमारे सिस्टम में एक लिक्विडिटी स्क्वीज का माहौल बना के रखा था और जनरल इलेक्शन के साथ में होने से दोनों को एक लिक्विडिटी स्क्वीज हो गई थी। उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर 2 क्वार्टर से पड़ा, तो दिसंबर आते आते उसका थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था। पर अभी आप देखेंगे तो पिछले 8-10 महीनों में आरबीआई गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट्स काटा है, लिक्विडिटी को सरप्लस कर दिया है। अभी जो लास्ट पॉलिसी आई उसमें क्रेडिट को बूस्ट करने के इतने सारे मेजर्स लिए हैं। तो जब आपके आरबीआई कह रही है कि हमको ग्रोथ बूस्ट करनी है, जब आपकी सरकार कह रही है हमको ग्रोथ बूस्ट करनी है, तो मुझे कोई समय मतलब डाउट नहीं है कि उसमें अर्निंग को रिफ्लेक्ट होना ही है। 1-2 क्वार्टर का लैग हो सकता है, जो अभी हुआ है। हालांकि हम ये मानते हैं कि जून क्वार्टर के नतीजे भी कोई ज्यादा खराब नहीं थे, पर सितंबर के और दिसंबर के और मार्च के नंबर और भी अच्छे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ये जो सस्टेनेबल जो एक तेजी बनी रहेगी, ये हम लगभग 22-23 हजार के निफ्टी से कह रहे हो। अभी भी हमें लगता है यहाँ से जो, क्योंकि बाजार में स्केप्टिसिज्म ज्यादा है और जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी होनी बाकी है। और मुझे कोई भी कॉर्पोरेट नतीजों को लेके मुझे कोई कमजोरी नहीं नजर आती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे नतीजे अच्छे होंगे, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ नतीजे तो खराब होते ही हैं, पर जो डायरेक्शन नतीजों की है वो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी। ओके विकास जी, आपसे बातचीत शुरू क्या की, ये देखिए निफ्टी डे हाई पर आ गया और वो 625 प्रीवियस हाई, कल का वो क्रॉस भी हो गया। एक कन्विक्शन आपका था पीएसयू बैंक्स पर, वो हमेशा जब से आपसे मेरी गुफ्तगू हुई है हमेशा आपका कन्विक्शन बना रहा है। और आप यकीन मानिए विकास जी, इस बार का ये पूरा का पूरा अपस्विंग, अप मूव शुरुआत इसने की थी पीएसयू बैंक्स ने। गजब मूव रहा है। प्राइवेट बैंक्स को भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म किया उन्होंने यहाँ पे। इस वक्त आपकी कन्विक्शन में इस प्राइस से, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू बैंक्स ने अभी अपना प्रीवियस हाई भी क्रॉस नहीं किया, फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक्स आपको कैसे लग रहे हैं इस वक्त? काफी अच्छे लगते हैं, हमें लगता है वहां पे वैल्यूएशन भी फेवर में है। और जो एक ग्रोथ आएगी, क्योंकि एक पीएसयू बैंक के डिपॉजिट की ग्रोथ बेटर है और जो ग्रोथ आएगी उसमें उनके पास स्कोप ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक जो है, जो स्पेशली जो बड़े वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में है या उससे बेटर परफॉर्म करेंगे नतीजों के हिसाब से देखें तो। और वैल्यूएशन उनके फेवर में, तो मुझे लगता है जो ब्रिज गैप जो है वैल्यूएशन का, और वो ब्रिज होते होते ये साल होना चाहिए। तो उस सेगमेंट में हम काफी बुलिश है। और जब हमने पिछली बार शायद बात की थी, उस टाइम पीएसयू बैंक्स काफी इग्नोर थे और हमें लगा था कि यहाँ से एक अच्छा मौका आएगा जब भी ग्रोथ का माहौल इंप्रूव होगा। उस पर हम काफी पॉजिटिव थे। तो मुझे लगता है एक चलते रहेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओके विकास जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने अपना व्यू रखा मार्केट के ऊपर, अर्निंग्स को लेकर भी हमने चर्चा की, पीएसयू बैंक भी अभी कवर किया। मेरा सवाल आपसे न्यू एज स्टॉक्स को लेकर है। एटर्नल के कल हमने नंबर देखे, नायका देखे आज यहाँ पर रैली होती हुई नजर आ रही है, डिलीवरी भी शानदार परफॉर्मेंस, और पिछले कुछ 6 महीने से देखें हम तो लगातार न्यू एज स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आपका नजरिया न्यू एज स्टॉक्स को लेकर और क्या हिदायत फिलहाल इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को देना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये एक सेगमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में। 2021 में जब न्यू एज स्टॉक की एक धारणा और जो फैड बनी थी, उस टाइम पे हम इसमें बिल्कुल भी बिलीवर नहीं करते थे। हमने एक नोट भी लिखा था हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, फैड फोमो फेड, कि उस टाइम इन्वेस्टर्स, उसको एक फैड चल रहा था, इन्वेस्ट फोमो जो कर रहे थे और ये चले जाएगा। और वही हुआ। पिछले 4-5 सालों में इन्वेस्टर्स ने कोई पैसा बनाया नहीं, एक्सेप्ट 1 और 2 जो जहां पे बिजनेस मॉडल पिवट हुआ,
थिंग्स लाइक इटर्नल एंड ऑल। पर हमने पिछले 1 साल से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए इस स्पेस में, क्योंकि हमें लगता है इसमें वो एक 3-4 साल में काफ़ी डिसिप्लिन आया, कैश बर्निंग कम हुई, प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस आया। तो जो-जो प्लेटफ़ॉर्म इसके बेनिफिशियरी हैं, उस पे हमने काफ़ी पैसा लगाया। तो ये एक न्यू एज इन जनरल कहना बहुत मुश्किल है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक उसके पोर्ट को समझना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड को समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन को समझना पड़ेगा। पर जनरली स्पीकिंग जो प्लेटफ़ॉर्म प्लेज़ हैं, उनमें एक अच्छा माहौल बना रहेगा। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसमें काफ़ी बड़ी कंपनियाँ भी बनेंगी। कौन बनेगी वो सब हमारा काम है, वो उसको ढूँढना की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। ओके, तो यू न्यू एज स्टॉक्स की बात होगी, लेकिन हालांकि आपने विकास जी जिक्र किया अर्निंग सीजन का और कुछ स्टॉक्स का, लेकिन आईटी जिस तरीके से आज परफॉर्म कर रहा है, विप्रो के नतीजे देखिए हमने, इन्फोसिस के नतीजे उतने भाई नहीं स्ट्रीट को, मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी वीक लगी कहीं ना कहीं, और आईटी आज बैकफुट पर देखिए। आईटी के नंबर टीसीएस देखिए हमने, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट और अब विप्रो, इन्फोसिस। क्या सेंस बन रहा है अभी आईटी में, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी परेशान हुए हैं, आपका व्यू? जी, मैं मानता हूँ कि आईटी में अभी एक काफ़ी वापस ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, एआई इसको डिसरप्ट कर देगा, जो मुझे लगता है इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ। अगर आप 2021-22 में जाएँगे तो उस टाइम एक ऐसा डिस्कशन धारणा चली थी कि फिनटेक विल डिसरप्ट आईटी सेक्टर, फिनटेक विल डिसरप्ट बैंकिंग सेक्टर। ये एक बहुत बड़ा उस टाइम पे नैरेटिव चलता था, जो आज शायद बिल्कुल कहीं उसकी कोई बात नहीं करता है। तो सेम चीज़ अभी आईटी में चली हुई है। मैं मानता हूँ कि एआई जो है आईटी सेक्टर को बड़ा बनाएगा, छोटा नहीं बनाएगा। एक ट्रांजिशन फेज़ हो सकता है, उससे कोई दो वो नहीं हो सकती है। तो हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड आईटी के अंदर काफ़ी अच्छे हैं अभी। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियाँ अच्छी करेंगी। आपको हर साइकिल की एक नई कंपनी होती है जो उसको आगे बढ़ाती है, उस कंपनीज़ को आपको ढूँढना है। पर आईटी सेक्टर पर से विल डू वेल एंड वी ओन क्वाइट अ फ्यू कंपनीज़ इन दैट सेक्टर। अच्छा विकास जी, अभी क्योंकि हम सब अपने पोर्टफोलियो में एक अंश कमोडिटीज़ को देते हैं, एनर्जी स्पेस को देते हैं। एनर्जी स्पेस को अगर आप देखें, आई मीन क्रूड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, कि बीते साल भर में, एक साल में तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद इसने कभी 65-70 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ा नहीं, उससे बाहर नहीं निकला उस दायरे से। मेरा प्रश्न आपसे उन कंपनियों को लेकर है, आई मीन जो क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं, फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स या फिर ओएमसीज, आपका इस स्पेस पे टेक क्या है इस वक्त? देखिए, मतलब एनर्जी प्राइस, जहाँ तक सवाल है कि हिस्टोरिकली जब वॉर हुई, एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए, उसका कारण ये था कि उस टाइम सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गए थे। तो उस टाइम शायद मोस्टली ओपेक ड्रिवन होता था। इस बार आई थिंक बिग टाइम ऑयल प्राइस ऊपर नहीं गए, 8-2.5 साल से वॉर चलने के बाद भी, क्योंकि एक एडिशनल सोर्स ऑफ सप्लाई जो अवेलेबल हो गया, और जो 2 बड़े कंज्यूमर है वो वहां से सप्लाई लेने लग गए। तो ये एक बड़ा बदलाव आया, उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस बढ़े नहीं, वो बहुत अच्छा है हमारे जैसी इकोनॉमीज के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये इसी रेंज में रहने वाला है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आने वाला है। इसमें से आई एम श्योर कुछ कंपनियां बेनिफिट करेंगी, पर आपको उस कंपनी पर्टिकुलर सेक्टर का रिस्क रिवॉर्ड जाके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। यू कांट ब्रॉडली से कि जो यूजर्स ऑफ द कमोडिटीज है उसके क्या होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर प्राइस नीचे जाते हैं उनको पास ऑन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग उस कंपनी का और बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जनरली ये सबका मतलब नीचे कमोडिटी प्राइस आती है, उसका फायदा कंज्यूमर को जरूर होता है। ओके, ये एनर्जी स्पेस की बात हो गई। चलिए अब एक दोस्त बास्केट की ओर बात कर लेते हैं, जहाँ पे पिछले कुछ समय में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आए थे, लेकिन मैं अभी कुछ देर बाद शायद एंजल वन के नंबर्स पर बात करने वाला था, लेकिन इस स्पेस पे कैपिटल मार्केट थीम पर आपका व्यू क्या होगा? बीच में एक वो वीकली एक्सपायरीज को लेकर थोड़ा सा बाजार का कन्विक्शन खराब हो गया था, लेकिन एक्सचेंजेस पे विकास जी और तमाम हाउसेस पर आपका टेक क्या है, डिपॉजिटरीज पर आपका टेक क्या है, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्पेस को अभी? और जो डिप आया था पिछले 3 महीने में, क्या आप उसके बायर होंगे, उसमें बायर होंगे? देखिए, अगेन जहाँ तक वीकली एक्सपायरी की बात है, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इससे इम्पैक्ट, अगर वो डिपेंडिंग उसमें क्या आउटकम आता है, उससे एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। पर अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो देखिए, वो जैसे कभी भी कोई चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपके इंडिया पे बिलीफ है तो ये प्लेटफॉर्म अच्छे करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं, सेवर्स ऑफ द कैपिटल जो है उनसे पैसा लेके यूजर्स ऑफ द कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, जो भी, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो। तो पहले खाली ये बैंकिंग को करता था, बाद में इंश्योरेंस सेगमेंट पता खड़ा हुआ, अब कैपिटल मार्केट्स बढ़ा हुआ है। तो वी आर सीइंग दिस होल ट्रांजिशन, ब्रॉड बेसनिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो
सेविंग को यूजर्स के लिए चैनलाइज करते हैं। तो कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेयर है और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बड़ी बनेगी, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छा करेंगे। फिर बात रह जाती है कि आपको जाके इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन वो सब आपको स्टडी करना पड़ता है, बट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग ये पूरा स्पेस आने वाले 5-7-10 सालों में काफी बड़ा बन सकता है। कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप पूरे स्पेस को लेकर। विकास जी, हमने कई सारे स्पेसेस को कवर किया, लेकिन मेरा सवाल, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए, कंफर्टेबल हो, तो पिछले एक साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिले नहीं हैं। कोई ऐसे एक दो पिक्स जो आपको लगता है कि नेक्स्ट दिवाली तक पोर्टफोलियो को रोशन कर देंगे? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ हमारे टॉप पोर्टफोलियो के दो बड़ी होल्डिंग्स है जिनको आप पब्लिक नॉलेज है, कोई ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि बायोकॉन और स्टार हेल्थ हमको लगता है अगले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उनकी इंडिविजुअल रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में है। सो हमें लगता है ये अगले एक साल संबंध के बड़े स्टॉक्स हो सकते हैं। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रहे दीपावली से पहले और सभी सेक्टर्स में अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगलमय रही ये दीपावली आपके लिए। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से विषय को चेंज करते हैं और ज़रा प्लीज़ एक बार एंजल वन लेके आइएगा। मैं आपको सुबह भी जिक्र कर रहा था कि एंजल वन इज़ क्रॉसिंग 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नंबर्स आए थे, इनके नंबर्स, और नंबर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री अम्बरीश खेंगे साहब, ग्रुप CEO एंजल वन के मौजूद हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मैं नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको और पूरे टीवी 18 नेटवर्क 18 को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी शुभकामनाओं के लिए। अच्छा सर, मैं भी इंडस्ट्री में रहा हूँ, ब्रोकिंग से मैं भी आया था। हाँ, लेकिन मैं आज जिस नोट पे इस चर्चा को शुरुआत करना चाहूँगा वो ये है, कितने समय अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ाने का फैसला किया। इज दैट राइट? आई मीन 17 नवंबर से, ये सही है? और अगर सही है, नहीं तो सही है, तो कारण क्या बना? भाई आपका क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, आज छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्या कारण है, औचित्य क्या था इसके पीछे जो आपने ये प्राइस हाइक का फैसला लिया? नहीं वीरेंद्र जी, अगेन आप तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रह चुके हैं, तो आपको काफी पता है। ये जो चेंज किया है हमने जेन्युइनली इसको थोड़ा ना प्राइसिंग को सिंप्लीफाई किया है। अभी क्या था कि इंट्राडे और डिलीवरी के डिफरेंट प्राइसेस थे, डिफरेंट परसेंटेज था, मिनिमम डिफरेंट था। अब सबका सेम मिनिमम, सेम परसेंटेज, सेम मैक्सिमम हो गया है, तो उसको सबको सेम स्तर पे ले आए हैं और वही इसका मेन पर्पस था। अब उसका थोड़ा बॉटम लाइन में भी फायदा होगा, लेकिन मेन पर्पस पहले ये था कि हम प्राइसिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और इससे प्राइसिंग थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा था, इसलिए हमने कर दिया। ओके, आपने प्राइसिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब आते हैं यहाँ पर वो कोर इशू, मैं आऊँगा अभी AUM पे आऊँगा, बहुत सारी चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन वो एक कोर इशू जो पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा था, और वो है वीकली एक्सपायरीज का कम होना। और अभी तो ये वीकली एक्सपायरीज पे बाकी इंडस्ट्रीज पे सेबी ने फीडबैक भी मांगा है आप लोगों का, कितना इम्पैक्ट है और ये बैक टू नॉर्मल कब तक होगा और कितने क्वार्टर में? आप अगर ये बात कर रहे हैं, जो स्पेकुलेशन है कि क्या हो सकता है, वीकली एक्सपायरी चेंज हो सकते हैं, नहीं, उसमें वीरेंद्र जी हमें तो अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। मैंने कोई कंसल्टेशन पेपर भी नहीं आया है, कांटेक्ट भी नहीं किया है। डिफरेंट स्पेकुलेशन है इस बारे में, बट मुझे लगता है कि मैं और इसमें ऐड करूं स्पेकुलेशन, बट जो आप सुन रहे हैं पब्लिक में सभी से वही हम सुन रहे हैं। हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक और कुछ नहीं सुना है इस बारे में। तो मुझे अच्छा तो ये रहेगा कि हमें और कुछ इसमें और स्पेकुलेशन ऐड करें, देखें, वेट करें कि क्या होता है। बट मैंने ये देखा है कि रेगुलेटर्स इंडिया में, जैसे पहले भी मैं पेमेंट में RBI को देखा, सेबी को देखा, और भी रेगुलेटर्स आप देखें तो बहुत थॉटफुली कर रहे हैं। दे आर नॉट एकदम से कुछ बहुत ज्यादा चेंज करने का, एकदम से कुछ बहुत डिसरप्ट करने का। और बोला भी ऐसा ही है सब लोगों ने कि बहुत ज्यादा कोई जल्दी नहीं है इसमें, और बहुत सोच समझ के कोई भी चीज होगी तो वो होगी। तो कब होगा, क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कह नहीं सकते इस बारे में। ओके, तो अभी तो फिलहाल कई सारे ब्रोकर्स ने
गुजारिश की है सेबी की तरफ से, सेबी को कि इस पे सोचे और अभी का काम होना बाकी है, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग अमरीश जी, श्रेया बात कर रही हूँ। अब रिजल्ट पे बात कर लेते हैं और देख रही थी मैं डेटा, Q2 में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 5% और करीब करीब मुनाफा 85% बढ़ा है। तो किस सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया? ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, लेंडिंग, किससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आती हुई नजर आई? हम लोग का जो आपने बोला वो सही बोला कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। रेवेन्यू भी बढ़ा, पैट भी बढ़ा हमारा। अगेन आपने 85% वहाँ बोला है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग उसे एडजस्टेड बेसिस पे दिखाते हैं। 10% क्वार्टर और क्वार्टर, वो भी बहुत स्ट्रांग है। जो ग्रोथ है इसमें हम लोग रेवेन्यू ब्रेकअप दिखाते हैं कि हमारा जो करीब 60% है इसमें से वो आया ब्रोकिंग फीस से, और 32% आया, 32% आया इंटरेस्ट, वेरियस इंटरेस्ट इनकम से, और बाकी फिर अदर डीपी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये है कि हम बेटर ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रहे हैं, बट ऑल्सो हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर। अगर आप देखें कि कैश में देख लें मार्केट शेयर, तो वो भी करीब 70 बेसिस पॉइंट बेटर हुआ। एफएनओ में भी 70 बेसिस पॉइंट बेटर हुआ। कमोडिटीज में आप देखें तो 800 बेसिस पॉइंट था, लेकिन अगर आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर ना देखें, ईयर ओवर ईयर देखें, तो वो भी 300 बेसिस पॉइंट्स था। सो ये जो मार्केट शेयर हम लोग बना रहे हैं और बेटर एक्सपीरियंस दे रहे हैं कंज्यूमर को, वो आप देखेंगे कि उससे काफी फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म, जैसे टेलविंड आए। ऑल्सो मैं ये श्रेया जी कहना चाह रहा था कि हम लोगों का ब्रोकिंग बिजनेस तो है, बट और भी चीजों में, जैसे एयूएम की बात की थी वीरेंद्र जी ने। एएमसी का एयूएम 400 करोड़ था, उन्होंने फोलियोज 1.38 लाख हो गए उनके फोलियोज। वो सबसे फास्टेस्ट, एंजल वन के जो है किसी भी एएमसी को देख लें, हमारे फोलियो सबसे तेज बढ़े। छोटा बेस है, लेकिन वो भी आप देखिए तो 1.38 लाख इज नॉट अ स्मॉल बेस। सो उस तरह काफी अच्छा रहा। हमारा जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है आयोनिक, उसने उसका करीब 6100 करोड़ एयूएम हो गया है, वो भी 20% से ज्यादा, 21% बढ़ा। लैंडिंग में हम लोग लैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं उसमें लास्ट क्वार्टर में 230 करोड़ किया था, इस क्वार्टर में 460 करोड़ किया, तो करीब आप देखें 97% इंक्रीज वहां पे हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड ऑफ कोर्स ये तो है ही कि प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा, बट मार्केट शेयर एंड जो हम चीजें कर रहे हैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो लॉन्ग टर्म हमको बहुत बेनिफिट देंगे श्रेया जी। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा मार्जिन को लेकर है अमरीश जी। मार्जिन में भी देखें तो 10.5% की बढ़ोतरी हुई है। आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन करेगा और आपका विजन क्या है? जी जरूर, मार्जिन सस्टेन करेगा, और हम लोगों ने ये भी गाइडेंस दिया है कि मार्जिन एक्चुअली इंप्रूव होगा श्रेया जी। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये ईयर एंड जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा, उसमें हम लोगों का प्रेडिक्शन है कि एक्सपेक्टेड ये है कि 40 से 45% ओपीएम, ऑपरेटिंग मार्जिन हो जाएगा जब हम लोग एग्जिट करें। तो आप ये देखेंगे कि मार्जिन तो इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, पैट बेटर हो रहा है। सो दैट इज अ नेचुरल ट्रेजेक्ट्री इसमें। ऑल्सो हम लोगों ने जनरली एफिशिएंट रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल में रखा है। अगर आप देखें जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट Q1 और Q2 में एग्जैक्टली सेम ही था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हमको लगता है ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा और बेटर होगा ऑपरेटिंग मार्जिन में। अमरीश जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, और इसको दो भागों में विभाजित करूंगा। एक तो कमोडिटीज़ का वाकई एडवांटेज आपको मिला है, जैसे कि आपने कहा कि एक सब्सटेंशियल जंप है यहाँ पे, ये ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और एक दूसरी चीज़, हाँ मतलब आपका पीएमएस कैसा कर रहा है, वहाँ पे एयूएम कितना है इस वक्त? अगर आप कमोडिटीज में देखें तो काफी बढ़ोतरी हुई है मार्केट शेयर में, और कमोडिटीज जनरली काफी ग्रोइंग है, बट अभी छोटा है हमारा। 6% करीब हमारा रेवेन्यू कमोडिटीज से आता है। तो बट उससे है फायदा, क्योंकि वो बढ़ता रहेगा। आई थिंक वो मार्केट भी एक्सपैंड होगा, बिकॉज अभी छोटा बेस है। सो आप देखेंगे कि उसमें काफी बढ़ोतरी होगी। पीएमएस आप अब मैं एएमसी की बात कर रहे हैं हम, बट पीएमएस स्पेसिफिकली हम अभी ब्रेकआउट उसमें उसका जो ब्रेकआउट है वो हमने टोटल, उसका जो एयूएम है वो 6100 करोड़ है, और एएमसी में जो टोटल एयूएम है वो 400 करोड़ है, वो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। ओके, चलिए अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा, वो अगली बार आईपीएल आएगा तो आपका एडवर्टीजमेंट होगा कि नहीं होगा?
जरूर होगा क्योंकि हम लोग देखिए, आप जब आईपीएल जब हमने किया था, जब हमने ये लिया तो ये 5 साल का लिया है, राइट? तो अभी 2 साल उसमें हुए हैं, हाँ दोनों साल आपने देखा है। तो आप एंजल वन देखेंगे, हर एक हाँ ग्राउंड पे देखेंगे, आप हर एक जगह आईपीएल में देखेंगे। एंड आई होप इट्स अ गुड आईपीएल, और आपको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। आपका बिल्कुल डेक्ड अप है स्टूडियो, एंड आई होप एवरीबडी एट नेटवर्क 18 हैज अ रियली गुड हम तो दिवाली। यही उम्मीद करेंगे सर, हम तो यही उम्मीद करेंगे आपका क्लाइंट बेस अच्छा हो, खूब समृद्धि बढ़े। आईपीएल में जब जब छक्का लगे चौका लगे तो गेंद जाके सिर्फ एंजल वन पे जाके लगे। इसी 5 साल नहीं, अगले 5 साल में और। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और Very सभी kind. प्रश्नों के उत्तर दिए, और आपको एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। अच्छा, इस कार्यक्रम Thank को you. ही ब्रेक देते हैं। ये कंचन नहीं है क्या श्रेया आज? जी बिल्कुल, आज कंचन नहीं है, ये पूरा जो कार्यभार है ट्रेडर्स हॉटलाइन का मेरे कंधों पर है। चलिए, तो भगवान आपके कंधों को मजबूती दे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन श्रेया के साथ मैं आऊँगा 12 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।